ये क्वेश्चन देखना, ये रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अननोन है, यहां पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है ऐसे लाइक दिस, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के फिलहाल हमें नहीं पता। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 37 डिग्री। इस वक्त ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के फ्री एंड से 4.8 मीटर्स ऊपर है, ठीक, ये डिस्टेंस 4.8 मीटर्स है। नाउ हमने इस पोजीशन से ये ब्लॉक को रिलीज कर दिया, इस पोजीशन से 4.8 मीटर से, और ये जो एंगल है tan थीटा ये म्यू से बड़ा है, तो क्या होगा, नीचे आएगा ब्लॉक। ये ब्लॉक नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, आया, स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर इसने कंप्रेस किया, 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना नीचे आया, 5 मीटर, 4.8 और 0.2 मीटर और उसके बाद ये 1 मीटर और ऊपर जाके फिर रुका। समझ में आ रही बात, यानी टोटल इसने कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर्स नीचे, फिर 1 मीटर ऊपर, फिर रुक के नीचे आएगा। ऑफ कोर्स ये बार बार आके स्प्रिंग से टकराएगा, बट हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। उसके बाद डेफिनेटली आप कहोगे सर ये वापस नीचे आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, tan थीटा म्यू से बड़ा है। तो फिलहाल ये 5 मीटर नीचे आया, 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर 1 मीटर ऊपर गया, रुका फिर से, तो म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, करो ट्राई। अब जल्दीबाजी मत करना प्रभ मेहर बेटे, आराम से न, फ्री बॉडी डायग्राम प्यारे बच्चे, क्या जरूरत है, दो ही तो फोर्स है बेचारे पे, mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा। हाँ, स्प्रिंग फोर्स और आ जाएगा यहाँ पे, करो करो करो, क्वेश्चन लिख लो। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन, block is released from the position as shown. It compresses the spring by 20 centimeters. It compresses the spring by 20 centimeters and then again goes up by 1 meter and then again goes up by 1 meter and stops. Find mu. कल क्यों नहीं आया यार, म्यू की वैल्यू बताओ, दिमाग लगाओ पूरा। टोटल ये ब्लॉक 5 मीटर नीचे गया है और 1 मीटर ऊपर आया है, सोचो, करो करो सॉल्व करो, पूरा दिमाग लगाओ। इस बारी फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व मत करना। इस क्वेश्चन में ग्रेविटी भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, स्प्रिंग भी थोड़ी देर के लिए आया एक्शन में, स्प्रिंग आया ना एक्शन में, कंप्रेस हुआ फिर वापस एलोंगेट हुआ, है ना। तो स्प्रिंग का रोल कैसे हम देखें उसको जरा सोचो इस बारे में, फिर मैं बताऊंगा। देखो इधर डिस्कस करते हैं, सुनो मेरी बात। अगर इस तरीके से ये स्प्रिंग लगाए, ठीक है, ये ब्लॉक आया, इस ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय सर्टेन डिस्टेंस x, ऐसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया बाय x। इस दौरान स्प्रिंग का वर्क डन होगा -12 kx², तभी तो स्प्रिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। कंजर्वेटिव फोर्स जब भी निगेटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग बढ़ती है ना। ये स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो निगेटिव वर्क करेगा, क्यों, स्प्रिंग फोर्स किधर है, राइट, और ब्लॉक किधर डिस्प्लेस हो रहा है, लेफ्ट, तो स्प्रिंग का वर्क क्या आएगा, निगेटिव, कितना, -12 kx², तभी तो स्प्रिंग एनर्जी बढ़ गई +12 kx²।
उसके बाद जब ये ब्लॉक वापस चला गया, ये स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आया, ब्लॉक वापस चला गया। यहां भी तो यही हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस होके वापस नॉर्मल लेंथ में आ गया। तो जब ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में आ गया, इस दौरान ये स्प्रिंग कितना वर्क करेगा? +12kx²। याद रखो, जब भी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से कंप्रेस हो या एलोंगेट हो, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा और स्प्रिंग एनर्जी बढ़ेगी। स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा, समझ आप? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा रहना, देख ग्रेविटी की बात करो, ये mg इसको हमेशा नीचे लेके जाना चाहता है, तो नीचे ले गए तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घटी। ऊपर ले गए तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। सेम वे स्प्रिंग रहना चाहता है हमेशा नेचुरल लेंथ पे। तुम नेचुरल लेंथ से दूर ले जाओ, चाहे खींचो चाहे कंप्रेस करो, स्प्रिंग करेगा नेगेटिव वर्क और स्प्रिंग एनर्जी बढ़ेगी। तो कुल मिला के यहां पे एक बार स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो कुल मिला के इस पोजीशन से इस पोजीशन तो स्प्रिंग का नेट वर्क डन 0 हो गया। तो सेम वे यहां भी ये ब्लॉक जब 5 मीटर नीचे आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, स्प्रिंग तो वापस नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो स्प्रिंग का वर्क डन तो 0 हो गया। ठीक है, सो इस केस में जब ये ब्लॉक ऐसे शुरू में यहां पे था, इस जगह पे, अब ये अल्टीमेटली यहां पे है, इस जगह पे कितना अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे है? 4 मीटर नीचे है। 5 मीटर नीचे आया था, फिर 1 मीटर वापस ऊपर गया। ये मैं लूंगा इनिशियल पोजीशन और ये मैं लूंगा फाइनल पोजीशन। और अब मैं दो कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकता हूं। लेट अस यूज दैट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब तुम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात मत करो। इस कॉन्सेप्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी का काम नहीं है कहीं भी। समझ आ रही है बात? अब ये नहीं कहना सर पोटेंशियल एनर्जी तो है, बेटा पोटेंशियल एनर्जी लो ग्रेविटी वाली या ग्रेविटी का वर्क डन लो, एक ही बात है, दोनों नहीं ले लेने होते। तुम कल की क्लास याद करो, यहां पे हमने लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर, फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को ही लिखा था -Δu और उसको उधर ले गए थे। मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की वैल्यू लिख दूंगा, मैं -Δu नहीं लिखूंगा। बात को समझो, तुम लोग के दिमाग में 2-4 महीने बाद ये डाउट आते हैं, सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ले रहे इस कॉन्सेप्ट में आप? भाई या तो लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर या पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करो। तुम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, तुम दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हो, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब तुम इसमें ग्रेविटी का वर्क नहीं लोगे, इसमें तुम ग्रेविटी का वर्क ले लोगे, पोटेंशियल एनर्जी को बात की बात नहीं करोगे, इसमें तुम पोटेंशियल एनर्जी ले लोगे। ये जो डेल्टा ई है ये क्या लिखोगे? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो अब तुम खाली अदर फोर्सेस, यानी इस केस में अदर फोर्स जो है वो खाली फ्रिक्शन है जो काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स तो काम कर नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो तुम्हारी मर्जी है, इसको यूज करो चाहे इसको, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे इसको यूज करते हैं। क्या हुआ यहां पे? ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसे कोई मतलब नहीं है कि ये ब्लॉक पहले 5 नीचे गया था फिर ऊपर आया, ग्रेविटी के वर्क को तो कोई लेना देना ही नहीं है था। ग्रेविटी का वर्क कितना होता है? कल ही हमने देखा था -mgh, या इस केस में तुम ये भी लिख सकते हो mg sin थीटा इंटू 4, दोनों एक ही आंसर देंगे। कल हमने देखा ना ग्रेविटी का वर्क, अगर बॉडी नीचे आई है तो ग्रेविटी का वर्क कितना होता है? +mgh, है ना? तो या तो तुम ये h निकाल लो, ये h, ये एंगल 37 डिग्री पता है, तो यहां से यहां ग्रेविटी का वर्क सीधे mgh लिख दो, या तुम लिखो mg sin थीटा इंटू 4, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों ही सही है। वो करते थे ना शुरू की क्लास में फोर्स का कंपोनेंट लेके। सो मैं mgh लिख दे रहा हूं। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh प्लस, प्रभ मेहर बेटे फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यस जशन, वेरी गुड, -μmg cos थीटा इंटू 6, क्योंकि फ्रिक्शन को पाथ से मतलब है। ये जब पहले 5 मीटर नीचे गया, यहां से चला, यहां 5 मीटर नीचे आया,
इस दौरान फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ये 5 मीटर ऐसे नीचे आया तो फ्रिक्शन का वर्क आया -μmg cos थीटा इंटू 5। उसके बाद जब ये वापस ये ब्लॉक 1 मीटर ऊपर गया यहां से यहां, अब फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे है। इस वक्त डिस्प्लेसमेंट नीचे था, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर था, तो ये ब्लॉक चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, दोनों बार फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसमें और जुड़ जाएगा -μmg cos थीटा इंटू 1। सो फ्रिक्शन फोर्स का टोटल वर्क डन कितना आएगा, माइनस कर देता हूं इसको, -μmg cos थीटा इंटू 6, दिस इज 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल रेस्ट से चला था, यहां पे नीचे आया, स्प्रिंग को दबाया, वापस यहां पे आके रेस्ट पे है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहां से क्या आ गया हमारे पास, एम जी एच इज इक्वल टू μmg cos थीटा इंटू 6। mg कैंसल, साइन 37 इज h बाय 4, तो h को लिख दो आप 4 साइन 37 डिग्री, ये आ जाएगा म्यू इंटू कॉस 37 डिग्री इंटू 6, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। साइन 37 बाय कॉस 37 आएगा 3/4, 3/6, म्यू आ जाएगा हाफ, ये आंसर है, म्यू की वैल्यू हाफ। सो म्यू की वैल्यू आ गई हाफ, क्लियर। अब एक काम करो, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, इस ब्लॉक ने नीचे आते आते स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया था, 20 सेंटीमीटर ना, तो जरा के की वैल्यू अब निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तुम्हें वो 20 सेंटीमीटर वाले डेटा का यूज करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ब्लॉक जब यहां से नीचे आया है तो इसने स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है, तुम्हें उस डेटा को काव्या बेटे यूज करना है। फिलहाल के की वैल्यू के बारे में सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद अभी एक पार्ट और है और इंटरेस्टिंग, के की वैल्यू। हाँ, किसका, ठीक है, लेकिन उस पोजीशन पे जब इस ब्लॉक ने जस्ट आके स्प्रिंग को टच करा, उस वक्त का स्पीड तुमने निकाल लिया, तो वो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं, फिर अगले 0.2 मीटर जब और नीचे जाएगा तब भी तो फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन तो उस 0.2 मीटर के दौरान भी तो काम कर रहा है, μmg cos थीटा इंटू 0.2, ग्रेविटी भी तो काम कर रहा है, mg sin थीटा इंटू 0.2, फ्रिक्शन भी तो लेना था। चलो देखते हैं, म्यू की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। नाउ व्हाट वी डू इज, गौर से देखना, अब आप लोग ना डायग्राम एकदम क्लियर बनाया करो तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। अब मैं इसे ले रहा हूं इनिशियल पोजीशन, और इसे जब ये स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है, इसे ले रहा हूं फाइनल, यानी ये टोटल डिस्टेंस है अब 5 मीटर, म्यू मुझे पता लग चुका है पिछले पार्ट से। अब मैं उसे लूंगा इनिशियल, इसे लूंगा फाइनल, और एक बारी फिर से आई विल राइट वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल, ऐसे करते हैं इस बारी। दोनों, तुम बोलो वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक से करूं या इससे करूं, दोनों सेम है भाई, किससे भी करो तुम्हारी मर्जी, कन्वीनियंस कभी इसमें ज्यादा होगा कभी उसमें, है दोनों सेम, है ना। अदर, अदर मतलब अब मैं सिर्फ वर्क किसका लूंगा, फ्रिक्शन,
ना मैं ग्रेविटी का वर्क लूंगा ना मैं स्प्रिंग का, बट उनकी पोटेंशियल एनर्जीज अब मैं इस तरफ लूंगा। सो वर्क डन बाय अदर में फ्रिक्शन ने कितना काम किया, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5, यहां से यहां तक इतना वर्क किया। ठीक है जशन बेटे, अब 6 नहीं, क्योंकि अब मेरा मोशन का डिस्कशन ये मैं डिसाइड करूंगा मैं किस जगह से किस जगह तक मोशन देखना चाहता हूं, मेरी मर्जी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट पे था और इस मोमेंट पे ये तो फिर से रेस्ट पे होगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये फिर से रुकेगा ब्लॉक, ये तभी तो वापस ऊपर जाएगा। ठीक, तो के फाइनल और के इनिशियल तो जीरो हो जाएंगे, ये आ गया अपना, इसको यही रहने दो, के फाइनल जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल के लिए इसे मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। हमेशा मैं जिन दो पोजीशंस के बीच ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं उनमें से लोअर वाले को रेफरेंस ले लेंगे। तो फाइनली जब यहां पर हम हैं इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है, जीरो, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर है तो ग्रेविटेशनल जीरो है। माइनस, एक सेकेंड रुकना बेटे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है जब ये वहां पे था। इनिशियली जब ये वहां पे था तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था उस वक्त, तो जब ये ब्लॉक ऊपर था तो वो पोजीशन पे ग्रेविटेशनल एनर्जी आएगी एम जी एच, और एच कितना है 5 साइन थीटा दिस एच, सो ये आ जाएगा प्लस एम जी एच। हो गया क्वेश्चन खत्म। बस अब वैल्यूज रखनी है आपने, आंसर आ जाएगी, के की वैल्यू मेरे हिसाब से 1000 आएगी। ठीक है, किसी को डाउट, क्लियर है एकदम, पक्का रणवीर बेटे? तो इसको नोट जरा सॉल्व करके आंसर निकालो, क्या आएगा आंसर, माइनस म्यू की वैल्यू है हाफ, एम की वैल्यू है 2 के जी, सो 2, जी को 10 ले लो, cos 37 हो गया 4/5 और 5 कट गया, दिस इज इक्वल टू हाफ के 0.2 स्क्वायर माइनस मास है 2, जी है 10 और h कितना आ रहा है, साइन 37 इज h/5, तो h आ रहा है 5 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5। बस इसे सॉल्व करना है। सो ये 2 और 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -40, दैट इज 0.2 इंटू 0.2 के इंटू 0.02 बचेगा, माइनस ये कितना बचेगा 5 और 5 कैंसिल, -60, इसको इधर लाओ तो 20 इज के इंटू 0.02, सो के की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन पर मीटर। डन, ओके, ये आंसर आएगा। समप्रीत बेटे कोई नहीं, कवर कर लेना कल का लेक्चर ना, उससे कनेक्टेड है थोड़ा सा। हाँ बेटा वो बाय 2 भी तो था, 0.2 इंटू 0.2 0.04 अपॉन 2 0.02 कर दिया मैंने। ठीक है, ये कैलकुलेशंस वगैरह ना खुद किया करो तुम लोग, बोर्ड पे मत देखा, कैलकुलेशंस वगैरह खुद, ताकि फास्ट बनो आप लोग। अब अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, सुनो ध्यान से। जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, इसके डाउनवर्ड मोशन के दौरान इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी रही होगी? What will be the maximum speed of the block during its downward motion of 5 meters? रेस्ट से चला है बेटे स्वया, फिर रेस्ट पे आ गया ना नीचे जब स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस किया हुआ है। रेस्ट से चले बॉडी रेस्ट पे आए तो मतलब एक्सेलरेट हुई है और फिर रिटार्ड हुई है, नॉर्मल सी बात है। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन? अब बताओ, देखिए कौन बता पाता है। What will be the maximum speed of the block during downward motion? Good question. सोचो। ठीक है जीवन, ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो।
इस ब्लॉक की, चलो ये बताओ इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी कब? इस देखो तुम लोग ना फंडामेंटल लगाते नहीं हो, इसीलिए गलत जाते हो। स्पीड मैक्सिमम कब होगी? ये तुमने कौन सा कॉन्सेप्ट, तुम लोग मोस्टली कह रहे हो स्प्रिंग को जस्ट टच करते वक्त। क्यों भाई? फंडामेंटल्स, इसीलिए क्वेश्चंस को आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाते, आप फंडामेंटल्स सोचते नहीं। वी मैक्सिमम यानी डीवी बाई डी टी जीरो। कभी भी मैं तुमसे कहूं ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम कब है, तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब डीवी बाई डी टी होगा जीरो, यानी उसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। क्या इसने जब इसको टच किया आके तो इसका एक्सेलरेशन क्या जीरो था? कितना था? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो जिस वक्त इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक बात बताओ मुझे, ये एक ब्लॉक है ऐसे, ये ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, ऐसे स्प्रिंग के ऊपर एक सपोर्ट भी लगा दो ऐसे हल्का सा मासलेस सा। ये ब्लॉक को मैंने यहां से गिराया, ये ब्लॉक आया और इस पैन पे आके गिरा और चिपक गया। फेविकोल लगा था इसके लोअर सरफेस पे, इसके अपर पे, तुरंत चिपक गया। ये मैग्नेट थे मान लो, ये इसका ये नॉर्थ था, इसका ये साउथ था, तुरंत स्टिक कर गया। ओके, उसके बाद इसने कंप्रेशन किया स्प्रिंग का, ये मासलेस है। बोलो इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम किस वक्त होगी? किस वक्त होगी मैक्सिमम? जब ये जस्ट आके इसको टच करेगा तब? नो, उसके बाद ये और नीचे जाएगा, एक जगह आएगी जहां पे mg और kx बराबर होंगे, वो कंडीशन लगाओ। बेटा एक ऑब्जेक्ट पे ये मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इस पे 100 न्यूटन का ही फोर्स है, mg है, खाली mg 100 न्यूटन है, ये तो एक्सेलरेट होता रहेगा। इसके बाद जब ये और नीचे गया, अब ये फोर्स है 100 न्यूटन और स्प्रिंग का फोर्स है 60 न्यूटन, तो अब क्या इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है? अभी भी तो बढ़ रही है, कल भी तो ये कॉन्सेप्ट आया था, इसकी स्पीड अभी भी बढ़ रही है। क्यों? 100 न्यूटन नीचे, 60 न्यूटन ऊपर, नेट फोर्स नीचे क्या है? 40। पहले ये तेजी से स्पीड बढ़ रही थी, अब इसकी स्पीड धीरे बढ़ रही है, बट बढ़ तो रही है तो एक्सेलरेशन। जिस वक्त ये और नीचे जाएगा, ये इसका वेट 100 और स्प्रिंग फोर्स भी 100, इस मूवमेंट से इस मूवमेंट तक इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसके बाद ये रिटार्ड होगा जब स्प्रिंग फोर्स इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा, अब ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा तब। तो किस वक्त इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी? जिस वक्त इस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस। तो यहां पे ये ब्लॉक फिसलता 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 जब नीचे आके जस्ट टच करेगा, उसके बाद जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और जिस वक्त इस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे, उस वक्त इसकी स्पीड सबसे तेज होगी। उसके बाद ये करेगा रिटार्ड और रुकेगा। ये कॉन्सेप्ट है। किंडर जॉय बच गई। 4.802 देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, करा जाए इसको सॉल्व। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले हम वो पोजीशन पता करें जहां पे स्प्रिंग स्पीड मैक्सिमम है। स्पीड अगर मैक्सिमम है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg साइन थीटा। अपवर्ड फोर्स क्या है? म्यू mg कॉस थीटा प्लस के एक्स, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, mg साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड। वैल्यू सारी तुम्हें पता है, मास है m2 इंटू जी 20, साइन 37 कितना हो गया? 3/5, म्यू की वैल्यू हाफ है, ये 20 है, कॉस 37 हो गया 4/5, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 x, तो यहां से 1000 x की वैल्यू आ गई, ये कितना आया? 12 माइनस 8 कितना आया? 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/1000 मीटर। ये x की वैल्यू आई, मीटर में ही रहने दो, 4/1000। अब लगाओगे अपना वही वर्क डन बाय अदर इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यही कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी।
ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है इस वक्त, ये स्पीड इसकी मैक्सिमम है, ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आ गया होगा, 4.8 मीटर्स प्लस 4/1000, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 4/1000 कितना हुआ 0.004 ना, तो ये कितना आ जाएगा 4.8004। कैलकुलेशंस आएंगी लेंदी थोड़ी सी, 8 4/1000 था ना, अच्छा 4.804। अब तुम्हें वो लगाना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगी, इतने पे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कर लेना अपने आप, अपने आप करना, कैलकुलेटर यूज करके देखना क्या आई स्पीड। ओके, बट एक बात जो फंडामेंटल सिखाई प्रबंधन बेटे भूलना नहीं, ऐसे तुम लोग ना अपने ना उस पे मत चला करो, सर मेरी फीलिंग हो रही है ये जैसे ही ना टच करेगा तब स्पीड मैक्सिमम होगी, ये क्या बात होती है भाई आपकी, वो सोच ऐसी, फंडामेंटल्स लगाओ ना। मैं आपसे कहूं दो बॉडीज मूव कर रही हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, तो तुमको अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस एल मैक्सिमम यानी डीएल बाई डी टी जीरो, यानी जब दोनों की वेलोसिटी होगी सेम, क्योंकि डीएल बाई डी टी क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच की। ऐसे ही मैं तुम्हें कहूं बताओ इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, अरे भाई जब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा, सीधी सी बात है। मिनिमम कब होगी वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, डीवी बाई डी टी जीरो। फंडामेंटल्स पे जाओ ना, ठीक है। तो खैर इसको सॉल्व कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एचसी वर्मा बुक में है ये क्वेश्चन, ये पार्ट नहीं पूछा था उसमें, बट ये पार्ट कर लेना सॉल्व एक बारी, आप कर तो लोगे ना सॉल्व। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वर्क डन बाय अदर इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल, करना सॉल्व अपने आप, ठीक है। लाओ अब शीट के डाउट डिस्कस कर लेते हैं पहले। फर्स्ट पे ही अटके हुए हो, देखो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो मैंने बताया नहीं जानबूझ के, तुम लोग फंडामेंटल्स लगाओ। कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स मैंने इधर लगाया और ये चल भी इधर ही रहा है, वर्क डन कितना होता है इस पे, एफ डी एक्स। टोटल वर्क डन कितना आता है, इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब देखो ऐसा है, जब मैं शीट डिस्कस करता हूं तुम लोग का ना डिस्कशन, भव्या प्लीज बेटे सामने ध्यान, एकदम आइसोलेटेड, अपनी शीट आपके पास, अपने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, लुक एट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि यही तो अटकते हैं हम, थ्योरी तो सबको समझ में आती है, अप्लाई नहीं करते हम कॉन्सेप्ट, तो प्लीज ध्यान से देखो। तो जब एक ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा है, फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, चल भी एक्स के अलोंग रहा है, ये वर्क डन आता है, और ये तुम्हें क्या देता है, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया नहीं देता यार, तुम लोग को पूरे आराम से सिखाया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया। ये तुम्हें किधर लेके जा रहा है, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ के एरिया पर। तो पहले क्वेश्चन में एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया निकालो, 2 मीटर से 5 मीटर, दैट इज द वर्क डन, खत्म। बताया नहीं, मैंने कहा देखो जरा कौन कौन अपने आप इसको समझता है, और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया गिव्स वर्क डन, नोट करो इस बात को, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, बातें नहीं, गिव्स वर्क डन। ये बताओ प्रभ मेहर, ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा, ऑफ कोर्स ऊपर एरिया है तो प्लस लेंगे, नीचे है तो माइनस, इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना। ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, ये तो बता चुका हूं मैं क्लास में, ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है गौरांश, पर यूनिट मास, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाय 2। आपने फिर तुम सोच पे पड़ गए, अरे लिखो बेटे अभी तो सीखा, ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रल ए डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स इज द एरिया। ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रल ए डी एक्स, ठीक है। ए को आप लिख दो वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स गया, इंटीग्रल वी डी वी क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगा दो, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो ये क्या दे देगा, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाय 2।
अब अगर यहाँ पे मैं फोर्स कर देता मतलब एम आ जाता, तो यहां भी एम आ जाता, तो ये आता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो तो होता है ना नेटवर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इसलिए एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया देगा वर्क डन बाय द फोर्स, और अगर वो नेट फोर्स था तो इट विल ऑल्सो गिव यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट फोर्स नहीं है तो सिर्फ उस फोर्स का वर्क डन है वो, ये बात याद रखना मेरी। ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एम वहां पे समझो 1 है, ओके। नोट कर लो, ये सब वैसे तो करा हुआ है नोट हमने, बट लिख लिया करो दोबारा, दिमाग में बैठता है, रिटेंशन बढ़ता है आपका। और वैसे तो आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए, कोई भी एरिया इज इंटीग्रल वाई डी एक्स। अब अपने आप चेक करो वो वाई डी एक्स क्या दे रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, थर्ड का 17 आ रहा है, चलो चेंज कर लो। वो इंटीग्रेशन दो करे होंगे अलग अलग, एक्स स्क्वायर डी एक्स और 4 dy, है ना। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 4 dy तो कर ही लोगे सॉल्व आप, ठीक है। आंसर चेंज कर लो 17 जूल, 17 नहीं 17। और कौन सा, 8 क्वेश्चन देखो बेटा, x दिया हुआ है टी क्यूब बाई 3, x की वैल्यू क्या गिवन है, टी क्यूब बाई 3 8 क्वेश्चन में, ठीक। कैलकुलेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स मतलब वर्क डन बाय रिजल्टेंट, वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये x दिया है तो वेलोसिटी निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, हमसे कह रहा है कि 2 सेकंड में, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालो, t इक्वल टू 2 पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो गया क्वेश्चन, है ना। तुम 2 सेकंड में पता कर लो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, हमसे कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा आंसर फटाफट, ओके। और क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो अपने आप। और बोलो कौन सा, 14th, 14th और 12th, 12th बेटे फिर से देख, ए वर्सेस एक्स ग्राफ दिया, एरिया निकाल, ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, और याद रखना ए सेंटीमीटर वगैरह है, यूनिट कन्वर्जन कर लेना। तो यहां सेंटीमीटर में ही जाने दोगे तो वर्क डन आएगा किसमें, अर्ग। अगर सब कुछ सेंटीमीटर में जाने दोगे तो वर्क डन अर्ग्स में आएगा। तो बस ए वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया निकालो, ये तुम्हें देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मास से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज टोटल वर्क डन। 14th क्वेश्चन देखो इधर, फोर्टीन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक बॉडी का मास है 2 kg, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो इनिशियली इट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1, सो 0.1 इंटू 20 ये आ गया 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन इसका आ गया नेट फोर्स 5 डिवाइडेड बाय मास 2.5 का। कह रहा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है 5/2, टी कितना था 10 का स्क्वायर 100, 125 मीटर आ गया, ठीक। अब कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी 7 न्यूटन का, तो 7 इंटू 125 इंटू कॉस 0, फ्रिक्शन का वर्क तो 2 इंटू 125 इंटू कॉस 180, फिर कह रहा है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, दोनों को जोड़ दो वर्क को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो तो निकाल ही लोगे आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें बस यही दिखाना चाह रहा है कि सारे फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, वो आएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, क्यों नहीं कर पाया विराज। 13th क्वेश्चन देखना एक बारी, देखना इधर बेटे, 13th बातें नहीं। A bullet of mass 20 grams strikes a target with a velocity of इतना,
and is brought to rest after piercing 10. Calculate the average force of resistance offered by the target. ये एक टारगेट है, ऐसे ये बुलेट आई, किस स्पीड पे आई, 150 मीटर्स पर सेकेंड, और फिर इस टारगेट के अंदर 10 सेंटीमीटर जाके रुक गई, ठीक, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाके। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब इसके अंदर खाली रेजिस्टिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, सो आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, 0 माइनस के इनिशियल हाफ, मास इसका 20 ग्राम्स है, सो 20/1000 इंटू 150 का स्क्वायर, ये आ गया फ्रिक्शन का वर्क डन, ठीक। अब यहां पे हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एवरेज का गविष्ट क्या मतलब है? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वेरिएबल होगा, जब ये बुलेट की स्पीड हाई है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हाई लग रहा होगा, बुलेट की स्पीड स्लो होती जाएगी वो वेरिएबल होता जाएगा, इसलिए एवरेज वैल्यू पूछ लिया उसकी। सो ऑन एन एवरेज अगर फ्रिक्शन फोर्स एफ था तो फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हुआ है तो 10/100 इंटू कॉस 180, तो माइनस आ जाएगा, ये एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बस, ठीक है। एवरेज वैल्यू इसीलिए बोली क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल रहा होगा, बुलेट की स्पीड के हिसाब से बदल रहा होगा ना, ओके। तो तुम पता अगर भाई फ्रिक्शन फोर्स ही तो खाली लग रहा है, दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और कौन सा 19th क्वेश्चन देखना, 19th क्वेश्चन देखो, a block of weight 100 Newton is slowly slid up on a smooth incline of 37 by a person। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल है 37, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम स्लोली लेके जा रहे हैं। कभी भी ये वर्ड आए कि हम एक ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करा रहे हैं, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तुम लोगे 0, उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट आना चाहिए 0। कभी भी ये वर्ड तुम्हें दिख जाए कि हम एक ऑब्जेक्ट को बहुत धीरे 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 मूव करा रहे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है तुम ये कहना सर एक्सेलरेशन 0 है, फिर तो उसकी वेलोसिटी अगर शुरू में 0 थी तो 0 ही रहेगी। मतलब इसका ये है कि मान लो ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी शुरू में वेलोसिटी 0 है, दो चीजें मान सकते हो आप भाई, या तो इस पे तुमने इधर जो फोर्स लगाया, मान लो फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, ये फोर्स तुमने लगाया 10.00000001 ऐसे करके हल्का सा ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ना के बराबर है, मतलब तुम हमेशा इसकी स्पीड को ऑलमोस्ट 0 मान के चलना, ये धीरे धीरे चलेगा, या तो ऐसा मान सकते हो है ना, बोलना एक्सेलरेशन इज नियरली 0, या ऐसा मान सकते हो कि चलो ठीक है हमने भी 10 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन भी 10 है, ये रेस्ट पे है, अब कोई दूसरा बंदा आया उसने इसको हल्का सा 0.001 की स्पीड दे दी, तो फोर्सेस तो बैलेंस है, एक्सेलरेशन तो 0 है, 0.001 की जो स्पीड आ गई वो तो मेंटेन रहेगी, फिर एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, स्पीड बदलेगी नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि यार एक ऑब्जेक्ट स्लोली चल रहा है तो मतलब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस है और हल्की सी उसको कहीं ना कहीं से कुछ स्पीड मिली हुई है, तो बस वो उसी स्पीड से धीरे धीरे चलता जा रहा है। कुल मिला के तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्सेस बैलेंस। सो अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, इस ब्लॉक का वेट हमें दे रखा है 100 न्यूटन, is slowly sliding up on a smooth incline of 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meter. इस ब्लॉक को 2 मीटर ऊपर लेके जाना है स्लोली, अब तुम्हें फोर्स लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, तुम फोर्स कैसे भी लगा सकते हो, तुम फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाओ, तुम फोर्स ऐसे पैरेलल टू इंक्लाइन लगाओ, तुम किसी भी एंगल पे फोर्स लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ये थोड़ा ना बोला कैसे फोर्स लगाना है, जैसे मर्जी फोर्स लगाओ। तो मुझे बताओ अगर वो बंदा फोर्स ऐसे लगाए या वो बंदा फोर्स ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, किस केस में वर्क डन बाय द पर्सन सबसे ज्यादा आएगा?
हर बार सेम आएगा। क्यों? आप लिखोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, है ना? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा। वेन एवर इट इज मेंशन स्लोली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आ रहा है वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg। mg के वर्क को कोई परवाह ही नहीं है, mg का वर्क होगा सीधे, अगर ये h ऊपर गया है तो mg का वर्क क्या आएगा? माइनस mgh। सो वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा माइनस mgh जीरो। सो वर्क डन बाय फोर्स आएगा mgh। तो इस ब्लॉक पे ये बंदा जैसे मर्जी फोर्स लगाए, हर बार उस पर्सन का वर्क डन क्या आएगा? mgh के बराबर, अगर स्लो चलाया है तो। अगर स्पीड अप कर दिया है फिर नहीं, फिर सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है? सो ये दो तीन बातें याद रखना। कभी भी क्वेश्चन आए हम एक ऑब्जेक्ट को स्लोली चला रहे हैं तो वर्क डन बाय, सॉरी स्लोली चला रहे हैं का मतलब स्पीड थ्रू आउट इज नियरली जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, नोट कर लो। सो वो बंदा बेटे जैसे मर्जी फोर्स लगाए उसका वर्क डन सेम आएगा। ठीक है? सॉल्व करके भी दिखा दूं। जब उसने वो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाया तो आप करना, जब उसने फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाया ना बेटे F, तो उस F का जो हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट है ना इंक्लाइन के पैरेलल, उसे mg sin थीटा के बराबर करना, है ना? क्योंकि उस फोर्स का वर्टिकल ऐसे कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स में एडजस्ट हो जाएगा, उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा के बराबर आएगा। ठीक? और जब वो फोर्स लगाएगा ऐसे तो उसका फोर्स सिर्फ mg sin थीटा के ही बराबर होगा। जब लगाएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में भी इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ब्लॉक है। ठीक है? ये ब्लॉक चलेगा इधर, मान लो 10 मीटर इसने चलना है, तुमने एक बार इधर को फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, तो वर्क डन कितना आएगा? 50 इंटू 10 500। दूसरी बार तुमने फोर्स इधर लगाया, लेकिन तुम्हारे इस फोर्स का ये F cos थीटा 50 न्यूटन ही है, तो वर्क डन तो अभी भी 50 इंटू 10 आएगा। तुम फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे फोर्स का हर बारी ये कंपोनेंट 50 ही है, तो यार वर्क डन तो तुम्हारा हर बार सेम आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बंदा जिस मर्जी एंगल पे फोर्स लगाता रहे, वर्क कौन कर रहा है? उसके फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट mg sin थीटा के बराबर है बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग स्लोली। तो इसलिए उसका जो मर्जी फोर्स लग रहा हो उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है उस फोर्स के ये वाले कंपोनेंट से, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mg sin थीटा। इसलिए वर्क डन उसका हर बारी सेम आ रहा है, क्योंकि उसके फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम है। ठीक है? और कौन सा? 16th हो गया। हाँ जी बेटे सोया। 18। 18th क्वेश्चन देखो। A particle of mass m moves in a straight line with a retardation proportional to its displacement. So a equal to minus kx। रिटार्डेशन है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं ये जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन है निगेटिव डायरेक्शन में, तो a इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दिया। ठीक है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो a को लिखो v dv बाई डी एक्स उधर ले जाओ, माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर लो बेटे बस इसको। सो ये जा रहा है 0 से x, v जा रहा है, पहले u था बाद में v, स्पीड घट रही है क्योंकि रिटार्डेशन है। इंटीग्रल v dv कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, u से v तक ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से x तक। बाय टू काट सकते हैं, बट हमें यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो लेट इट बी इन दिस वे। तो v की फाइनल वैल्यू ये क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 दैट इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, m से इधर भी m से इधर भी। नाउ हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का लॉस चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हमें चाहिए लॉस,
लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो इसलिए इधर भी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, उधर भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये माइनस साइन हट जाएगा, हाफ एम के एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। लॉस मतलब रक्षिता बेटे इनिशियल माइनस फाइनल, ये एम यहां दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को मैंने एम से मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ एम के एक्स स्क्वायर। ओके, और कोई 26 क्वेश्चन देखना एक बारी मॉड्यूल का, पेज 109 पर। A variable horizontal force F equal to 80 is acting on a block of mass M kept on a smooth horizontal surface. ठीक है, an identical block is kept on the first block. Coefficient of friction between the two blocks is mu. Time after which the relative sliding between the blocks will start. ये तो होना चाहिए था बेटे जीवन। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं जो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड ऊपर ये एक और ब्लॉक है, मास m, इन दोनों के बीच, ये ग्राउंड स्मूथ है, इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको, शॉर्टकट टाइप चीज है। शॉर्टकट क्या है, बेसिक सी बात है। ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की है लिमिट, है ना। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई जिस चीज को फ्रिक्शन इसको तो तुम चला रहे हो, तुम जितना मर्जी फोर्स लगा दो, मान के चल रहे हैं कि तुम्हारी पावर अनलिमिटेड है, उस वैसे तो उसमें भी लिमिट है, तुम कितना भी फोर्स थोड़ा ना लगा दोगे बॉडी पे, है ना। बट उस चीज को छोड़ दो, ये फोर्स कोई मशीन लगा रही है, जितना मर्जी चाहे फोर्स आ सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो एक लिमिट के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जैसे ही देखो तुम टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये पूरा सिस्टम पहले थोड़ी देर तक एक साथ चलेगा, धीरे धीरे यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये दोनों इकट्ठा साथ तेज चलना चाहेंगे, फ्रिक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा अपनी लिमिट पे, उसके बाद ये दोनों इकट्ठा नहीं चल पाएंगे, ये तेज निकल जाएगा, ये स्लिप करके पीछे गिर जाएगा। तो अगर कभी भी पूछा गया दोनों के बीच स्लिपिंग कब होगी, तो मैं दो बातें मान के चल रहा हूं। एक तो फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे आ चुका है म्यू एम जी, और दोनों अभी भी इस मूवमेंट तक दे आर मूविंग टुगेदर, बोथ दिस ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। इस पल के बाद अब टाइम और बीतेगा, ये फोर्स और बढ़ेगा, स्लिपिंग शुरू। समझ में आ रही है बात। तुम फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, अब तक इकट्ठा चल रहे हैं, लेकिन अब इस मूवमेंट के बाद नहीं चलेंगे। तो क्योंकि दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ma, और A की वैल्यू अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक को देखूं तो ये F इज इक्वल टू म्यू mg है, दिस इज इक्वल टू ma, तो ये A कितना आएगा, म्यू g। तो F की वैल्यू 80 रखो आप, दिस इज इक्वल टू 2m टाइम्स म्यू g। सो टाइम कितना आ गया, 2m म्यू g डिवाइडेड बाय A, दैट्स ऑल, इस टाइम तक, ठीक है। 2m म्यू g डिवाइडेड बाय A आंसर बनेगा। क्या आंसर है, 2m, डी ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो और आप सीखोगे इन चीजों को धीरे धीरे। वेट वेट वेट, इसको नोट, फिर वही बातें करने लग गए, तो इस पे ध्यान है नहीं, तुरंत आगे, इसको सुनो समझो, ध्यान दो, थोड़ा सा नोट करो इसको। थर्टियथ के बाद वापस आ जाएंगे अब। 30th क्वेश्चन देखना एक बारी। ये एक ऐसा ब्लॉक है इस शेप का, ऐसा, ठीक है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, मास ऑफ द ब्लॉक B एंड A आर 2m एंड 8m रिस्पेक्टिवली। इसका मास है 2m,
इसके आगे एक और ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक काफी भारी है, इसका मास है 8m, काफी हैवी ब्लॉक है। ओके, सरफेस बिटवीन बी एंड द फ्लोर इज स्मूथ, ये स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, द ब्लॉक is connected to this hanging block by means of a pulley. If the whole system is released, then the minimum value of mass of the block C, so that the block A, ये block A है, remains stationary with respect to B. A और B के बीच में coefficient of friction यहाँ पे दिया हुआ है म्यू, इन दोनों के बीच। तो कह रहा है ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास m0 कम से कम कितना हो, ताकि वो जो बी ए है वो नीचे ना गिरे, वो बी के साथ आगे चले। ये मान लो बी का वर्टिकल सरफेस है, ये बी का वर्टिकल सरफेस, यहां ब्लॉक है, ऐसे मोशन एक साथ हो, मतलब ये जो ब्लॉक ए है ये नीचे स्लिप ना करे। तो नीचे स्लिप ना करे तो इसके वेट को श्रेया बेटे संभालेगा कौन? इसके वेट को होगा क्या इस क्वेश्चन में, ये ब्लॉक जितना भारी होगा ये सिस्टम उतना तेज आगे आएगा, ये सिस्टम जितना तेज आगे आएगा ये बी का ए पर नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन की लिमिट उतनी ज्यादा होगी, तो फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा कैपेबल होगा इसके वेट को संभालने में। सो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, एकदम बाउंड्री केस लेके, क्योंकि हमसे कह रहा है m0 की कम से कम वैल्यू ताकि ये ना गिरे, तो मतलब यूं सोच लो m0 बस इतना है कि इसके वेट 8 mg को फ्रिक्शन ने जस्ट संभाल के रखा है, म्यू एन जस्ट संभाला हुआ है। अगर तुमने यहां वैल्यू लेते म्यू एन तो मतलब तुम्हें m0 की लीस्ट वैल्यू मिलेगी। अगर m0 इस वैल्यू से बड़ा आ गया, बड़ा हुआ, तो फिर यहां पे फ्रिक्शन म्यू एन जरूरत नहीं है, एफ ही संभाल लेगा, म्यू एन तक जाना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझना, आपने कहा सर ये m0 इज वेरी लेस, बहुत छोटा है m0, बहुत छोटा है, तो ये सिस्टम धीरे चलेगा, धीरे चलेगा तो नॉर्मल फोर्स कम आएगा, तो ये म्यू एन की वैल्यू 8 mg से छोटी पड़ जाएगी, तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। तुमने m0 को और ज्यादा किया, ये म्यू एन और बढ़ा, लेकिन अभी भी नहीं संभाल पाया। m0 ज्यादा करते करते अब मैं m0 की उस वैल्यू पे आ गया कि इस म्यू एन ने जस्ट इसे संभाल लिया। इसके बाद अगर तुम m0 को और बड़ा करोगे तो कबीर बेटे ये ब्लॉक चुप ऊपर जाएगा। कुछ भी मैं वही रिदम में चलते हो, कल जैसे वो हुआ था, ये ब्लॉक हाँ सर ऊपर, उस वक्त अब ये फ्रिक्शन म्यू एन नहीं लगेगा, ये स्मॉल एफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को बस उतना आना है कि इसके वेट को संभाल ले। बेटे यहां पे अगर म्यू एन की वैल्यू 8 mg से बड़ी है, मतलब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 8 mg से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फिर उतना ही लगेगा जितना जरूरत है, फ्रिक्शन स्मॉल एफ लगेगा 8 mg के बराबर। यार सिखाया है ना, ऐसे थोड़ा होता है कि फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में मोशन करा दे, या तो फ्रिक्शन मोशन को रोकेगा, डाउनवर्ड जाने से इसको रोकेगा, या फिर ये चला जाएगा, ऊपर थोड़ा ना ले जाएगा इसको कभी भी। ओके, तो इसलिए अब हम वो बाउंड्री केस ले रहे हैं, m0 की मैं वो मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं कि जस्ट ये म्यू एन ने 8 mg को संभाल लिया है, तो बस इसके बाद आप कर लोगे, ये m0 जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m0 g माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m0 a। इन दोनों को सिंगल बॉडी मानना, तो ये रस्सी का टेंशन T कितना आ जाएगा, 2m प्लस 8m, 10m a आ जाएगा। अब खाली इस ब्लॉक A को देखना, खाली ब्लॉक A को, नॉर्मल फोर्स आगे, फ्रिक्शन म्यू एन ऊपर, वेट 8 mg नीचे, म्यू एन 8 mg को बैलेंस करेगा क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल नहीं रहा, n विल बी इक्वल टू 8ma। बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इसको इतनी तेज चलाना है कि नॉर्मल फोर्स इतना ज्यादा आए कि म्यू एन इसको संभाले। उससे भी भारी करोगे तुम इस ब्लॉक को कबीर, तो क्या होगा, अगर इस m0 को मैं और बड़ा करूंगा तो क्या होगा, ये सिस्टम और तेज चलेगा, नॉर्मल फोर्स और ज्यादा आएगा,
फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और बड़ी आएगी, बट एक्ट कितना करेगा फ्रिक्शन? सिर्फ 8 mg, क्योंकि जितना जरूरत 8 mg की है। ओके गवेश, तुम सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। एन ये रहा और एक्सेलरेशन इधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है नहीं, तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्सेस ma बेटा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। देखना इधर 17th क्वेश्चन। ये 4 kg 17, सॉरी, दिस ब्लॉक B, दिस ब्लॉक A, ये A और B दो ब्लॉक है। A block A is placed over a long plank B of same mass। अच्छा, दोनों का मास सेम m, दोनों का मास बराबर। ठीक, प्लैंक इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ सरफेस, ये तो हो गया स्मूथ, यहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, द प्लैंक इज प्लेस्ड एट एनी टाइम t, ब्लॉक A इज गिवन अ वेलोसिटी v0, ये ऊपर वाला A है, इसको हमने खाली वेलोसिटी दी v0। इन दोनों के बीच मानो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये B बहुत लंबा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये A आगे जाके गिर जाए, ये काफी लॉन्ग है। ठीक है, सो A और B के बीच में फ्रिक्शन है। V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज, देन सिलेक्ट द ग्राफ। ग्राफ छोड़ो, पूरा डिस्कस, इसमें वर्क पावर एनर्जी भी डालते हैं। तो ये A को हमने V0 स्पीड से आगे चला दिया। ठीक, ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फाइनली क्या होगा इस केस में जीवन? फाइनली व्हाट विल हैपन? एज्यूमिंग दिस प्लान, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सामने, छोड़ दो, बुक बंद करो, क्वेश्चन हो गया सामने। स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक बी पड़ा है, ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक ए पड़ा है, यहां फ्रिक्शन है नहीं, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन म्यू है, ये स्मूथ सरफेस है, इसको मैंने v0 स्पीड दी, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पहले सबसे पहले ये बताओ, अल्टीमेटली इस केस में फाइनली होगा क्या? रुक जाएगा, ऊपर वाला रुक जाएगा। गलत जवाब, तरन बोलो क्या? फाइनली क्या होगा गवेश? दोनों की कितनी? उसका कहना है फाइनली ये ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगे। कितनी होगी वो वेलोसिटी? v0/2, दोनों का मास बराबर है, होगा क्या? सुनो, दोनों का मास बराबर है, ग्राउंड तो स्मूथ है तो कोई टेंशन ही नहीं, तुमने इसको वेलोसिटी दी और इसको नहीं दी, तो रिलेटिव मोशन तो तुमने ही शुरू करा दिया। तो इस केस में ये रहा B, ये रहा इसके ऊपर A, दोनों का मास सेम m और m, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा म्यू m g, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा म्यू m g, ये एक्सेल वेलोसिटी v0 थी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m, इसका रिटार्डेशन होगा म्यू जी से, इसका एक्सेलरेशन होगा म्यू जी से, दोनों के मास बराबर, दोनों पे फोर्स बराबर, तो दोनों का एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड बराबर। मतलब v0 को मान लो 10, तो ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 10 है, नीचे वाले की 0। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड सेम का क्या मतलब है? इसकी वेलोसिटी 10 से 9 होगी तो इसकी 0 से 1 हो जाएगी, 8 तो ये 2, 5 5 होते ही, दोनों की वेलोसिटी सेम होते ही अब क्या होगा? फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन गया। फ्रिक्शन क्यों था? क्योंकि रिलेटिव मोशन था, रिलेटिव मोशन खत्म, फोर्सेस तुम कोई लगा नहीं रहे, या तो तुम कोई फोर्स लगा रहे होते तो रिलेटिव मोशन अभी आना चाह रहा होता तो फ्रिक्शन भी आता, फोर्सेस तुम कोई लगा नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ब्लॉक्स अल्टीमेटली सेम वेलोसिटी v0/2 अटेन करेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो इसलिए हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, सब कनेक्टेड चीजें हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, एक की वेलोसिटी है 0, एक की वेलोसिटी है v0, फाइनली दोनों की हो जाएगी आधी आधी, इसकी वेलोसिटी लीनियरली घटेगी, इसकी लीनियरली बढ़ेगी, अल्टीमेटली दोनों सेम वेलोसिटी से चलते रहेंगे, रुकेंगे कभी नहीं।
दिस यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो यहां तो मास बराबर थे, मास बराबर ना होता, ये होता कैपिटल एम। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता, ये मैंने अभी टॉपिक पढ़ाना है, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये इधर ही तुम लोग का एग्जाम कब है भाई? 20। तो बताया क्यों नहीं वो एरर्स वाला टॉपिक? मैं इसके बाद खत्म कर दूं ना, फिर वो यूनिट्स एंड डायमेंशन में वो आएगा फिर तुम लोग। हाँ हाँ, तो मंडे ट्यूसडे में मैं एरर्स वाला टॉपिक करा दूंगा, स्कूल एग्जाम में जो भी आना है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, मोशन इन 1D 2D, यही है ना बस। हाँ, तो ये एक बारी मैं बता दूंगा पॉइंट्स। सो एनीवेज, अगर इन ब्लॉक्स के मासेस होते अलग अलग, अब कोई मुझे बताएगा कि फाइनली ये दोनों किस कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे? यहां पे वो कॉमन वेलोसिटी थी v0/2। अब इस केस में ये दोनों जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे वो आएगी m v0 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स vc से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। जब एक सिस्टम पर, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर फोर्स ही नहीं है तो लीनियर मोमेंटम चेंज ही नहीं होता सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लीनियर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का क्या होगा? कंजर्व। शुरू में कितना है? mv0, बाद में जब ये दोनों इकट्ठा चलेंगे तो ये। ठीक, हमारे इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों मासेस बराबर थे तो इसलिए कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई? v0/2। पढ़ेंगे हम, शुरू करेंगे, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, ये सब आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं वर्क पावर एनर्जी पर, और ये बताओ कि फ्रिक्शन का वर्क डन ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना है, नीचे वाले ब्लॉक पे कितना है ड्यूरिंग दिस मोशन? करो जरा, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पे गौर करना। इस क्वेश्चन में ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे, और ये किधर जा रहा है? आगे। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे और आगे ही जा रहा है, फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कभी भी ये मत कहना सर फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, नेवर। फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक? भाई टाइम लगा रहे हो तो बहुत आसान सवाल है। देखो इधर मैं बता रहा हूं यार, इजी सा क्वेश्चन है। इस ब्लॉक एम पे इकलौता फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है और इस पर भी फ्रिक्शन। सो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, फॉर ए वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखोगे। अब यार इस पे फ्रिक्शन ही तो, बाकी तो बेचारे mg और n तो बैलेंस है, फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m v0/2 का स्क्वायर, और इनिशियल क्या है? हाफ m v0 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। और ब्लॉक बी के लिए, फॉर बी वर्क डन बाय ऑल, यानी फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, बस यही वाला फ्रिक्शन, इज इक्वल टू के फाइनल हाफ m v0/2 का स्क्वायर माइनस जीरो। खत्म क्वेश्चन। दोनों ब्लॉक्स पे इकलौता फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है, तो दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, इट इज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय दैट फ्रिक्शन ओनली। और तो कोई फोर्स है ही नहीं जो वहां पे वर्क कर रहा हो। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो लेंदी हो जाएगा। आप इनकी डिस्प्लेसमेंट्स निकालो। वेलोसिटी v0 से v0/2 होते होते फ्रिक्शन फोर्स लो इनटू डिस्प्लेसमेंट लो, उससे आसान ये है। चेंज इन काइनेटिक है, उससे भी आंसर सेम आएगा, करके देखना। ठीक है, ये देखना इधर, ये एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहां पे एक पर्सन है, ये सिचुएशन है।
ये पर्सन जब रस्सी को पुल करेगा, ये पर्सन रस्सी को रोप क्लाइंबिंग कर रहा है, तो ये जब पर्सन रस्सी पे क्लाइंब करेगा तो ये रस्सी को किधर खींचेगा, नीचे। तो रस्सी इसको किधर खींचेगी, ऊपर। एक्शन रिएक्शन। तो रस्सी में टेंशन जो जनरेट होगा वो टेंशन यहां इस पे लगेगा। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक बी जो है, ये बी है, इसका मास हमें गिवन है 100 kg, तो ये आ गया 100 g यानी 1000। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक बी म्यू की वैल्यू है 1/3, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच म्यू है 1/3। A rope is tied to block B. The maximum acceleration with which boy A of 25 kg can climb without making block move. ये बंदा 25 kg का है, ये किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाए ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। अगर इस ब्लॉक को मूव नहीं करना तो फिर ये रेस्ट पे रहना चाहिए, और हमें वो कंडीशन ढूंढनी है जब ये जस्ट मूव करने के वर्ज पे है। ये बंदा जैसे जैसे तेज एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा रस्सी का टेंशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स आ रहा है टी। दिस इज द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द पर्सन। पर्सन ने रस्सी को नीचे खींचा, रस्सी ने पर्सन को ऊपर, इसका वेट आएगा नीचे की ओर 25g। सो टी माइनस 25g इज 25a। तो ये जितना रस्सी को तेज खींचेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, जितना रस्सी को तेज खींचेगा ये ब्लॉक के चलने के चांसेस उतने बढ़ेंगे, और जिस वक्त ये फ्रिक्शन जस्ट अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज द बाउंड्री। ठीक, बिल्कुल अभी क्वेश्चन जैसे किया था। तो ये टी और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 37। तो बस ये टी कॉस 37 इसको चलाना चाहता है आगे, ये टी कॉस 37, और रोक कौन रहा है, म्यू एन। कबीर बेटा एन की वैल्यू इज इक्वल टू 1000, है ना, देख लो n इक्वल टू 1000। कुछ भी, अरे 1000 है ना बच्चे, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, t साइन 37 भी तो लो। सो n प्लस t साइन 37 इज इक्वल टू mg, वहां से n निकालो और फिर म्यू एन, t कॉस 37 म्यू एन, उसे सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहां से t ढूंढ लो, t की वैल्यू यहां रख दो, a आ जाएगा। ठीक है। 14th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द वेज इज फिक्स्ड 45 का एंगल है। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45। बातें नहीं बेटे, विनायक बहुत बातें कर रहे हो तुम। इधर ये ऐसे अटैच्ड है और इधर भी ये ब्लॉक अटैच्ड है ऐसे। ठीक, वेज फिक्स है। सरफेस ए बी इज फ्रिक्शनलेस। ओके, ये वाला सरफेस तो कर दिया इसने स्मूथ, इधर वाला तो सरफेस स्मूथ है, और AC इज रफ, ये रफ सरफेस है। इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक का मास है 3m। इफ द ब्लॉक ऑफ मास 3m स्लाइड्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इजी कर दिया क्वेश्चन जी, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये तो इजी कर दिया। कह रहा है कि ये नीचे जा रहा है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर क्या पूछा है हमसे, म्यू की वैल्यू। ठीक है, यहां पे म्यू की वैल्यू, गौरांग बोलो बेटे कैसे किया, ये तो कंफ्यूज है, तो गौरांग कैसे किया, बैलेंस करो। इस पे नीचे की ओर वेट क्या आएगा, 3mg साइन 45 यानी √2। टेंशन ऊपर आएगा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, और नॉर्मल और mg cos थीटा के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो n इज इक्वल टू 3mg cos 45 होगा, है ना। तुरंत मत बोला करो n इक्वल टू mg cos थीटा, चेक कर लिया करो। फ्रिक्शन इधर आएगा म्यू n, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आ जाएगा। ओके, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो भाई ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा, तो इसका मतलब ये जो टेंशन है
दिस मस्ट बी इक्वल टू mg बाय √2। खत्म क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। इंटरटेनिंग तो तब होता है जब इधर भी फ्रिक्शन इधर भी फ्रिक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने बाद में। आप यही सोचने पे मजबूर हो जाओगे मोशन किस तरफ होगा, उधर मूव करेगा सिस्टम या इधर मूव करेगा सिस्टम। ठीक है, क्लियर है एकदम। ये तो आसान है, फिर कुछ भी नहीं था इसमें, बिकॉज उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कौन सा? 28। क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से होना चाहिए आपसे भाई। 28 क्वेश्चन वही है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, और चलो कर लेते हैं 28 क्वेश्चन। देखो 28, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये एक और ब्लॉक रखा है। ठीक है, ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक बी, दिस इज ए, दिस इज बी। देयर इज फ्रिक्शन हुज मास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। अच्छा, बी का मास ज्यादा है, मान लेते हैं कैपिटल एम है स्मॉल एम है, कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम से बड़ी है। ठीक है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हाइल द ग्राउंड इज स्मूथ। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां फ्रिक्शन है। A horizontal force increasing linearly with time is applied on A। फिर इस पे इस बार बेटे हमने जीवन फोर्स लगाया टाइम के साथ। ये फोर्स जैसे वहां किया था ना 80, वैसा कोई फोर्स है, वो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ता जा रहा है। मेंशन्ड है इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। लीनियरली विद टाइम है तो t पावर 1 लगाएंगे। बोलता है इंक्रीजेस पैराबोलिकली विद टाइम, ऐसा कुछ, तो f इक्वल टू 8t स्क्वायर कर देते हम। ठीक, एक्सेलरेशन a1 एंड a2 ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। इसका एक्सेलरेशन a1, इसके एक्सेलरेशन a2 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ मांग रहा है। इन दोनों के एक्सेलरेशंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो होगा क्या इस क्वेश्चन में, शुरू में ये ब्लॉक दोनों पहले कुछ देर तक एक साथ चलेंगे। आप जब ब्लॉक ए को पुल करोगे बाय दिस टाइम वेरिंग फोर्स, तो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, आगे की ओर फ्रिक्शन आएगा, इस पे पीछे की ओर आएगा फ्रिक्शन, आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो थोड़ी देर तक जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाते जाओगे ये फ्रिक्शन भी स्ट्रांग होता जाएगा और दोनों को साथ चलाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन केपेबल है, क्योंकि फोर्स शुरू में तुम जरा सा लगा रहे हो। तो शुरू में तो दोनों ब्लॉक इकट्ठा चलेंगे, इनका कॉमन एक्सेलरेशन आएगा f बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। f की वैल्यू मैं kt कर देता हूं, a एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे, k बाय m प्लस m टाइम्स t। गौर से देखते चलना, ये आ गया दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही। तुमने फोर्स लगाया, दोनों एक साथ चलेंगे, मैंने दोनों को सिंगल बॉडी माना था, फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी। तो कुछ देर तक तो इनका ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा स्लोप आएगा k बाय एम प्लस एम, ये स्लोप आएगा। अब फ्रिक्शन ने अपनी लिमिटिंग वैल्यू ले ली, अब ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg पे पहुंच गया, है ना, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसके बाद इस ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस ब्लॉक बी को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अब इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा, म्यू एन, एन यहां पे mg के बराबर है, तो इसलिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम कितना रुक जाएगा, म्यू जी। तो इस मूवमेंट के बाद ब्लॉक बी का ग्राफ तो इधर जाएगा, दिस इज फॉर ब्लॉक बी जिसका एक्सेलरेशन है a2। सवाल है अब ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्या इसी स्ट्रेट लाइन को मैं आगे ले जाऊं, या इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा नीचे कर दूं, या इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा ऊपर कर दे। क्यों, फ्रिक्शन कहां खत्म हो गया, म्यू mg है फ्रिक्शन, क्यों, वेला गिर जाएगा, गिर जाएगा तो फिर फ्रिक्शन का, फिर f इक्वल टू 80 पता नहीं कैसे गिरेगा, नहीं, ब्लॉक अभी भी ऊपर है उसके, इट्स अ लॉन्ग ब्लॉक, वो तो क्वेश्चन ही फिर डिफरेंट हो जाएगा तुम ब्लॉक को गिरा दोगे तो अब वो स्लोप अपवर्ड या डाउनवर्ड या सेम। तो अब देखो, अब अगर स्लिपिंग हो गई
तो अब ये फोर्स आ रहा है KT, ये फ्रिक्शन आ रहा है म्यू mg। अब इसका एक्सेलरेशन आएगा ma इज इक्वल टू KT माइनस म्यू mg। सो एक्सेलरेशन आएगा k बाय m इंटू टी माइनस म्यू जी, ये आएगा एक्सेलरेशन। तो पहले स्लोप था k बाय m प्लस m, अब स्लोप है k बाय m, यानी अब स्लोप ज्यादा है। नीचे वैल्यू छोटी हो गई ना, नीचे पहले कैपिटल M प्लस स्मॉल m था, अब सिर्फ स्मॉल m है, तो नीचे वैल्यू छोटी हो गई यानी स्लोप ज्यादा हो गया स्ट्रेट लाइन का। y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप ज्यादा हो गया, तो स्लोप ज्यादा हो गया तो अब ये लाइन ऐसे चली जाएगी ऊपर, ऐसे। दिस इज द ग्राफ फॉर ay। ठीक है, पहले स्लोप k बाय m प्लस m था, कम था, क्योंकि पहले ये फोर्स दोनों को एक साथ पुल कर रहा था, अब ये फोर्स अकेला ऊपर वाले को, अब नीचे वाले को और इसने पुल नहीं करना अपने साथ। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए अब स्लोप तेज, मतलब अब उसका एक्सेलरेशन और तेज हो जाएगा। क्लियर? पहले जब तुमने यहां पे फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया। मान लो तुमने इस फोर्स को 5 न्यूटन और ज्यादा किया, फ्रिक्शन 2 न्यूटन और ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स तो इस पे 3 न्यूटन बढ़ा था ना, तो इसका एक्सेलरेशन पहले धीरे बढ़ रहा था। अब जब फ्रिक्शन ने अपनी लिमिट ले ली, अब उतने ही टाइम में ये फोर्स 5 न्यूटन और बढ़ा, ये फोर्स बढ़ा नहीं तो m को तो पूरा पूरा 5 न्यूटन फोर्स मिल रहा है आगे उसके एक्सेलरेशन को तेज करने के लिए, इसलिए अब इस स्मॉल m का एक्सेलरेशन और रैपिडली बढ़ेगा। क्लियर? नोट कर लो। और कौन सा बेटे? थर्टीन तो हमने कर लिया। अच्छा, टेंशन कांस्टेंट हो, ठीक है। देखो इधर, ये ध्यान से देखना, ये एक रस्सी है, मोटी सी ऐसे रस्सी है ये, ठीक। तुम कहते हो ये रस्सी मासलेस है, तो मासलेस रस्सी है तो आप कहते हो इस पूरी रस्सी में थ्रू आउट टेंशन होगा सेम। ऐसा क्यों बोलते हो? एक मासलेस रस्सी में आप कहते हो थ्रू आउट इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम आएगा। मान लो मैंने यहां पे एक ब्लॉक टांग दिया, ब्लॉक का मास m है, तो हम कहते हैं इस पूरी रस्सी में हर जगह टेंशन आएगा mg। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देख, अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे खींच रहे हो तो अंदर हर जगह फोर्स डेवलप हुआ है। ये टेंशन फोर्स है क्या? टेंशन फोर्स का मतलब है इस रस्सी के अंदर किसी भी एरिया पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं ऐसे। टेंशन फोर्स का मतलब, अगर मैं कह रहा हूं ये फिंगर में टेंशन आ गया खींचने पर, तो अंदर किसी भी एरिया पर इधर वाले मॉलिक्यूल उधर वाले मॉलिक्यूल को पुल करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने इस जगह पे ऐसे, मैंने कहा जरा इतने हिस्से का एफबीडी बनाते हैं, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये इन वाले मॉलिक्यूल्स को पुल कर रहे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को, और ये उन्हें खींच रहे होंगे। उसी को टेंशन फोर्स का नाम दे रहे हो आप। इस पूरी रस्सी में टेंशन, और तुम कह रहे हो रस्सी मासलेस है, तो एक काम करो जरा, रस्सी के इतने हिस्से का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इतने हिस्से का रस्सी के, आप रस्सी के इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? रस्सी को मैं जानबूझ के थोड़ा मोटा दिखा रहा हूं आपके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। आप इसको पूरा ऐसे दिखा दो रस्सी को, चलो लाइक दिस यू शो इट, ऐसे। रस्सी का क्रॉस सेक्शन मान लो रेक्टेंगुलर था, सर्कुलर दिखाना है वो दिखा दो। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें इसके जस्ट इस जगह के जस्ट ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी ओर, वो टेंशन फोर्स है मान लो T1। सेम वे नीचे यहां इस जगह पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस जगह पे उन्हें उनके नीचे वाले खींच रहे हैं बाय फोर्स T2। T1 T2 मैंने ले लिया, मैंने टेंशन मान लिया अलग है, मैंने कहा रस्सी में इस जगह टेंशन अलग है, इस जगह टेंशन अलग। ये आप सीखो, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। अब आप किसी भी बड़े से ऑब्जेक्ट के एक छोटे से टुकड़े डीएल लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीखो।
मैं इस पूरी रस्सी के इस छोटे से टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो अब मेरे लिए ये एक्सटर्नल सिस्टम है, ये एक्सटर्नल सिस्टम है, हमारा सिस्टम ये है। तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल सराउंडिंग है। ये T2 क्या है? टेंशन फोर्स बाय द लोअर मॉलिक्यूल ऑन दीज मॉलिक्यूल्स। अब तुम तो कह रहे हो ये मासलेस है। मासलेस ऑब्जेक्ट पे तो लगने वाले फोर्सेस हमेशा बैलेंस होते हैं, क्योंकि आप लिखते हो नेट फोर्सेस ma, m ही जीरो है। तो इसलिए अगर ये मासलेस है तो मैं क्या लिखूंगा? T1 इज इक्वल टू T2। मान लो ये मासलेस ना होता, मान लो इसका मास होता dm, तो फिर तुम वेट भी दिखाते इसका नीचे की ओर dmg। फिर तुम क्या लिखते? T1 ऊपर इज इक्वल टू T2 नीचे प्लस dmg। फिर तुम कहते ऊपर वाला टेंशन नीचे वाले टेंशन से इसके वेट के बराबर ज्यादा है। ये बिल्कुल यही बात तो है बेटे कि जैसे ये रस्सी, ये ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन कितना, ये रस्सी मासलेस है, यहाँ टेंशन क्या लोगे? m1g, यहाँ टेंशन क्या लोगे? m1g प्लस m2g, है ना? तो सेम वे इस जगह वाला टेंशन इस जगह वाले टेंशन से बीच के वेट के बराबर ज्यादा है। जैसे तुम कहोगे यहां वाला टेंशन यहां वाले टेंशन से m2g ज्यादा है, इस रस्सी का टेंशन इस रस्सी के टेंशन से m2g ज्यादा है, बीच में जो भी मास आ गया, है ना? बट ये जनरल रिजल्ट मत लगा देना, मान लो ये मैं पूरा एक्सेलरेट करा दूं फिर कुछ और हो जाएगा। ठीक है? तो अगर रस्सी हैवी है तो पूरी रस्सी में थ्रू आउट शायद टेंशन सेम ना है। मासलेस है, मासलेस है, फिर ये एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो भी मैं कहता नेट फोर्स इज एम ई जीरो कर देता। इसीलिए हम कहते हैं मासलेस रस्सी है तो टेंशन थ्रू आउट इज सेम। अब ये क्वेश्चन में आओ जरा, ये ध्यान रखना बातें, ये सब जब आगे और धीरे धीरे सीखते जाओगे, मैंने कहा ना फिजिक्स में सेम आप फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से समझो ना, कबीर काम पे ध्यान, ना सिर्फ ब्लॉक का, ब्लॉक के किसी हिस्से का भी। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है 13। इस 13 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये एक ब्लॉक है, ये एक हैवी स्ट्रिंग है, आगे ये एक ब्लॉक है, ठीक है? ये ब्लॉक है 4 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का, स्ट्रिंग हैवी है। द 2 kg ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स F। इसे हम फोर्स F से पुल कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड इज 0.5। 0.5 यहां पे है तो यहां फ्रिक्शन की लिमिट आएगी 20 न्यूटन और यहां आएगी 10 न्यूटन, म्यू 0.5 है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक। कह रहा है इस रस्सी में मुझे टेंशन थ्रू आउट सेम चाहिए और रस्सी में मास है। तो एक काम करो जरा, रस्सी के इतने हिस्से का जरा फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। अगर मैं रस्सी के इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, कह रहा है इधर वाला टेंशन और इधर वाला टेंशन सेम होना चाहिए, मास इसके पास है dm, लेकिन नेट फोर्स आ रहा है 0। तो अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है, नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब अगर ये सिस्टम, भाई वेट तो इसका लेंगे नहीं हम, वेट तो वर्टिकल है। एक्चुअली ये रस्सी ना ऐसे रह नहीं पाएगी, ऐसे स्लैक हो जाएगी। उस पर भी बहुत हाई लेवल का एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है? वो बाद में आओगे, वो स्टेज धीरे धीरे बढ़ेगी आपकी। सो वो रस्सी ऐसे सैग हो जाएगी, ऐसे ऐसे रह ही नहीं सकती ये रस्सी, बट उस चीज को छोड़ दो अभी, ठीक? तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम तभी आएगा, रस्सी की जगह तुम इसे रॉड मान लो, तभी सेम आएगा जब ये जा रहा होगा 0 एक्सेलरेशन से। 0 एक्सेलरेशन यानी नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए? 0। तो 30 बैक, तो ये कितना होना चाहिए? 30। दैट्स ऑल। अब ये पूरा सिस्टम मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तुमने भी 30 न्यूटन। अब ये नहीं कहना सर ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा फोर्स भी 30, ये भी 30, बट मान लो ये पहले से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 से चलता रहेगा ये कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने ये फोर्स किया 31 तो एक्सेलरेशन आएगा, तो फिर यहां आएगा T1 माइनस T2 इज मास इंटू ए। फिर इस रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम नहीं होगा। ओके, चलो बाकी करेंगे डिस्कस।
मैं होमवर्क मॉड्यूल में से देख के बताता हूं।